हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले NCERT हिंदी क्लास 10 का क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 4 आत्मकथा, जिनके कवि है श्री जयशंकर प्रसाद। इस कविता का हम लोग क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। इस गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ कर समझाता हूँ। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। उत्तर होगा, देखिए, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। नेक्स्ट होगा, देखिए, इसी में अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसीलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता है। तीसरा उत्तर होगा, देखिए, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई है, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। चौथा होगा, देखिए, कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समझ व्यक्त नहीं करना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। उत्तर होगा, देखिए, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि कवि का जीवन दुख और अभाव से भरा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी असफलताओं की याद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता है। कवि को ऐसा लगता है कि उसे अभी ऐसा कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है जिससे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। उत्तर होगा, देखिए, पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को पाथेय बनाने से ही कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन यानी जीने का सहारा बनाना चाहता है। भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुकस्या कर जो भाग गया। इसका भावार्थ होगा, देखिए, कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ और उसका जीवन हमेशा सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलाव मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्द ही समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए में, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उत्तर होगा, देखिए, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेममयी भोर वेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषा कालीन लालिमा से बढ़कर था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर होगा, देखिए, कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह ही पवित्र है, जो कवि के लिए अपने अंधकारण्य जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटने को नहीं चाहता है, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर होगा, देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य यानी कविता आत्मकथ्य की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। लो करते ही करते हैं अपना व्यंग मलिन उपहार। दूसरा है, मनोभाव से में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित सुंदर एवं जीवन बिंबों का प्रयोग किया है कि मतवाली सुंदर छाया में अनुरागी, जैसे जिसके अरुण पोलो की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसका बाद देखिए, कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। यह विडम्बना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी प्रवचन औरों की दिखलाऊं मैं। यह विडम्बना, प्रवचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके काव्य में सुंदरता आई है। उसके बाद देखिए, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं मानवीकरण है। मने व तर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जैसे थकी सोई मौन व्यथा, अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। उसका बाद होगा पांचवा, अलंकारों का प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। खिल खिलाकर आते आते पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। मेरी मौन अनुरागनी उषा में अनुप्रास अलंकार है। मेरी मौन अनुरागनी उषा में अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था
उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? उत्तर होगा देखिए कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए रचना और अभिव्यक्ति। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा देखिए इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हमारे सामने आती है। सरल और भोले है प्रसाद जी, एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया और फिर वे भोलेपन में जीते रहे। गंभीर और मायार्दित, वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को अपनी ही तक सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत करने के वे स्वयं को हंसी का पात्र समझते थे। विनयशील यानी प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन होगा देखिए आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? उत्तर होगा देखिए हमें महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी और लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। उनकी जीवन गांव हमें यह जानने को मिलेगी कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की। सफलता की राह में आगे बढ़ने पर उन्हें सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए उन्हें कौन सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और कैसे उस पर विजय पाई। अगला क्वेश्चन है देखिए कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हलदार की आत्मकथा यानी बहुत के द्वारा सराही गई आत्मकथक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। उत्तर होगा देखिए मेरा नाम तवांग है और मैं 14 साल का हूँ। मैं देहात में अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता हूँ। हमारी जीवन बड़ी ही कष्टमय है और मेरे गांव में किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि न होने के कारण यहाँ का जीवन बड़ा ही कष्टप्रद है। हमारे गांव में बच्चों के लिए नज़दीक में कोई विद्यालय न होने के कारण हमें करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मुझे पढ़ाई के साथ खेत में माता पिता का हाथ भी बटाना पड़ता है। हमारा पूरा घर कृषि पर ही केंद्रित होने के कारण हम सभी को खेतों में भरपूर मेहनत करनी पड़ती है और मैं और मेरे मित्र सुबह बड़ी ही जल्दी उठकर नदी का पानी भर लाते हैं और उसके पश्चात विद्यालय के लिए निकल पड़ते हैं। रोज़ विद्यालय से घर के रास्ते में एक मंदिर पड़ता है और मेरी मित्र रोज़ उस मंदिर में जाते हैं। हमारी रास्ता भर शरारतें चलती है। शाम के समय विद्यालय से लौटते समय हमें जंगल से सूखी लकड़ियाँ बटोर कर लानी पड़ती है और हमारे पशुओं के लिए हरा चारा भी लाना होता है। मेरे जीवन का यह लक्ष्य है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने गांव की तस्वीर बदलूंगा और अपने माता पिता के सपनों को सच करूंगा। मेरे माता पिता मुझे एक काबिल डॉक्टर बनाना चाहते हैं। गांव में पास में अस्पताल होने के कारण सभी को बीमारियों के समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।